हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना असल में छोटे छोटे जादू से भरी हुई है। और ये जादू कुछ और नहीं बल्कि केमिस्ट्री है। तो चलिए आज इसी केमिस्ट्री के कुछ मजेदार रहस्य खोलते हैं जो हर पल हमारे आसपास हो रहे हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक चमकती दीवार, एक कुरकुरा आलू का चिप्स और हमारी एक सांस, इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर असल में इन सब के पीछे एक ही हीरो है, केमिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले उन रिएक्शंस की बात करते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं, पर हम शायद उन पर कभी इतना गौर नहीं करते। घर में सफेदी या पेंट होते हुए तो सबने देखा ही होगा, पर कभी ये सोचा है कि जब पेंट गीला होता है तब तो वो अलग होता है, पर कुछ ही दिनों में वो सूख कर इतना हार्ड और चमकदार कैसे बन जाता है? आखिर होता क्या है? तो देखिए, इस चमकदार दीवार की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी चीज से, जिसे हम बिला बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। सवाल 7 में इसी की बात हो रही है कि सफेदी के लिए वो सब्सटेंस एक्स क्या है। ठीक है, तो हमने दीवार पर चूना लगा दिया, लेकिन वो फाइनल चमकदार फिनिश कहाँ से आई? सवाल नंबर 1 यही तो पूछ रहा है कि आखिर वो चीज बनती क्या है। और जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट। होता यह है कि दीवार पर लगा चूना हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे बात करता है, मतलब रिएक्ट करता है, और इसी रिएक्शन से बनती है एक पतली, हार्ड और चमकदार लेयर। बस यही सिंपल सी केमिस्ट्री हमारी दीवारों को वो शानदार फिनिश देती है। चलिए अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों भरी होती है भाई? इस पहेली का सुराग हमें सवाल नंबर 4 में मिलता है। ये पूछ रहा है कि चिप्स को सीलने या खराब होने से बचाने के लिए पैकेट में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? और वो गैस है नाइट्रोजन। कमाल का आइडिया है ना? नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती तो वो चिप्स को ताज़ा रखती है, उन्हें बासी होने से बचाती है। और दूसरा फायदा, वो पैकेट में एक कुशन की तरह काम करती है ताकि हमारे प्यारे चिप्स टूटकर चूर चूर न हो जाए। तो अब हम ये तो समझ गए कि हमारे चारों ओर रिएक्शंस हो रहे हैं, पर इन सभी बदलावों को पहचानने या कह सकते हैं कि इनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा जाता है, चलिए देखते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन की अपनी एक पहचान होती है। सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई ज्यादा ताकतवर या रिएक्टिव एलिमेंट किसी कमजोर या कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सवाल नंबर 9 में है। यहाँ ज्यादा रिएक्टिव जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर का रास्ता दिखा देता है। जिंक ज्यादा ताकतवर है तो उसने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। अब इसमें एक और टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट। फर्क बस इतना है कि डिस्प्लेसमेंट में एक ही अदला बदली होती है, पर डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स आपस में अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे दो कपल्स ने आपस में डांस पार्टनर बदल लिए हों। फिर आते हैं संयोजन और अपघटन, यानी कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन में दो या ज्यादा छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बनाती हैं, और डीकॉम्पोजिशन में एक बड़ी चीज टूटकर छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। जैसे सवाल 2 में पानी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? केमिस्ट्री को समझने के लिए हमेशा केमिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी आप एक रिएक्शन को अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। मान लीजिए एक बीकर में चमकीले नीले रंग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब अगर हम उसमें एक लोहे की कील डाल दें तो क्या होगा? और ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, ये असल में होता है। सवाल नंबर 8 में यही तो पूछा है कि जब ऐसा करते हैं तो सॉल्यूशन का रंग बदल जाता है। पर सवाल ये है कि कौन सा रंग हो जाता है? तो देखिए होता क्या है, लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इससे बन जाता है आयरन सल्फेट, जिसका रंग होता है हरा, और बस इसी वजह से नीला सॉल्यूशन धीरे धीरे हरे रंग में बदल जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक लाइव डेमो है। चलिए अब आते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी नियम पर, हिसाब किताब। मतलब एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन के पहले और बाद में हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। कुछ भी गायब नहीं हो सकता, बस चीजें अपनी जगह बदलती हैं।
सवाल 10 एक सिंपल सा उदाहरण है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों H2 और Cl2 के रूप में शुरू होते हैं, मतलब दोनों के दो दो एटम हैं। तो जब वो मिलकर HCl बनाते हैं तो हमें 2HCl लिखना पड़ता है, ताकि दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन एटम रहें। हिसाब बराबर। ठीक है, वो तो आसान था, पर अगर इक्वेशन थोड़ी मुश्किल हो तो? जैसे सवाल 12 में सोडियम को ऑक्सीजन में जलाकर सोडियम ऑक्साइड बनाया जा रहा है, इससे कैसे बैलेंस करेंगे? अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये एक पजल की तरह है। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, दाईं तरफ एक ऑक्सीजन है, बाईं तरफ 2। तो दाईं तरफ Na2O के आगे 2 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गए। स्टेप 2, पर अब दाईं तरफ सोडियम 2 × 2 यानी 4 हो गए। स्टेप 3, तो हम बस बाईं तरफ Na के आगे 4 लगा देंगे और हो गया इक्वेशन बैलेंस। तो सवाल 12 का सही जवाब है 4। इस हिसाब को बराबर करने के लिए हमें सोडियम के 4 एटम्स की जरूरत थी। देखा, उतना मुश्किल भी नहीं था। तो अगली बार जब कोई दीवार पेंट हो या चिप्स का पैकेट खुले या लोहे पर जंग लगे, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। अब आप उन चीजों के पीछे छिपे केमिकल रहस्यों को जानते हैं। तो सोचिए, अगला कौन सा केमिकल रहस्य है जिसे आप अपनी जिंदगी में खोजने वाले हैं?